हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खतरनाक लॉज की जो इस चैप्टर में है। बहुत से स्टूडेंट्स इन लॉज से दूर भागते हैं, बट मेक श्योर कि इन लॉज को याद रखने का सबसे आसान तरीका आप सीख लो, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन लॉज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Laws of logic. Now, what is laws of logic? These are the laws which are logically equivalents. हमने कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस पहले भी पढ़े थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए देर आर सम सिमिलर लॉज दैट वी हैव टू स्टडी टुडे. दे आर कॉमनली नोन एज लॉज ऑफ लॉजिक. आज हम लोग 8 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ द most important part of this chapter because these laws will be used to solve questions on statement patterns. अब सबसे पहला लॉ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इज आइडेम्पोटेंट लॉ. व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट लॉ? सबसे पहले तो इसका स्पेलिंग देख लेते हैं. इट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. नाउ व्हाट इज दिस? पहले मैं एक लॉ लिख लेता हूँ. P एंड P इज P. अब ये क्या है? किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप एंड या और कनेक्टर के साथ जोड़ देते हो देन द आंसर रिमेन्स सेम. मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट ले लूँ, धोनी इज़ अ विकेट कीपर एंड धोनी इज़ अ विकेट कीपर, मतलब अपने एक ही स्टेटमेंट को दो बार बोल दिया यूजिंग अ कनेक्टर एंड या फिर और. डज दैट मेक एनी सेंस? सेम सेंटेंस को रिपीट करना दो बार, इट इज़ एज गुड एज सेइंग द स्टेटमेंट ओनली वंस. इसीलिए P एंड P इज़ एज गुड एज राइटिंग ओनली P. सिमिलरली P और P इज़ एज गुड एज राइटिंग ओनली P. इसलिए मैं इस लॉ को बोलता हूँ आई एम इम्पॉर्टेंट. मतलब आई एम दी ओनली वन, आई एम ओनली इम्पॉर्टेंट. मुझे ही आप दो बार लिखोगे, आई मीन द सेम थिंग, फिर भी मेरा आंसर वही होगा. सो P एंड P इज़ P, P और P इज़ ऑल्सो P. सेम स्टेटमेंट को अगर दो बार लिखा जाए तो आंसर रिमेन्स सेम. P एंड P इज़ P, P और P इज़ P. सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ एंड दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. Now let's start with the second law. The second law that we study over here is commutative law. Now what is commutative law? This formula we have already seen. P and Q is equivalent to Q and P. अब ये कहाँ देखा था? जब हमने कनेक्टर्स पढ़ा था मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एंड या फिर और आता है यू कैन कंसिडर एनी स्टेटमेंट एज द फर्स्ट और द सेकेंड वन. जैसे कि अगर मैं P एंड Q लिखूँ या फिर Q एंड P लिखूँ, इट मीन्स द सेम थिंग. दिस इज व्हाट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. आप फर्स्ट को सेकेंड के साथ रिप्लेस कर सकते हो या फिर सेकेंड को पहले लिख के फर्स्ट को बाद में लिख के स्टेटमेंट बन जाएगा Q एंड P, तो भी चलेगा. दीज बोथ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. इनका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो इसका आंसर सेम आएगा. द एंट्रीज विल बी सेम फॉर देम. सो दिस इज आर कम्यूटेटिव लॉ वेर इन इफ यू हैव P एंड Q इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q एंड P. इतना ही नहीं, इफ यू हैव P और Q इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q और P. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. The third type of law that we study is associative law. Now what is an associative law? Associative law is like a love triangle. मतलब इसमें 3 स्टेटमेंट्स होंगे, P, Q, R. 3 स्टेटमेंट्स होंगे और 2 कनेक्टर्स होंगे.
मेक श्योर कि ये दोनों कनेक्टर्स सेम होने चाहिए। अगर आप एंड और एंड यूज़ कर रहे हो तो दोनों जगह पे एंड होना चाहिए, या फिर इफ़ योर स्टेटमेंट हैज़ और, तो दोनों जगह पे और होना चाहिए, तो ही आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो। नाउ व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ? जैसे मैंने बोला कि इट्स लाइक अ लव ट्राइंगल, पी क्यू आर। ये पी कभी क्यू के साथ जोड़ी बनाएगा, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, पी और क्यू का जोड़ी बना दिया। या फिर क्या होगा, ये क्यू आर के साथ भी जोड़ी बना सकता है, और सिंपली आई कैन राइट इट एज पी एंड क्यू एंड आर, जिसमें आर को आगे पीछे करके कम्यूटेटिव लॉ लगा के पी और आर का भी जोड़ी बन सकता है। सो इफ़ यू हैव 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 सेम कनेक्टर्स, किसी भी दो का आप जोड़ी बना सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ एन एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली अगर मेरा क्वेश्चन है पी और क्यू और आर, इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 सेम कनेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, आई कैन फॉर्म पी और क्यू, ये पहले जोड़ी बनेगा, और विथ आर, या फिर मैं क्यू और आर को ब्रैकेट डाल सकता हूँ एंड देन और विथ पी, या फिर सिंपली आई कैन राइट इट एज पी और क्यू और आर, जिसको जब चाहिए तब सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एसोसिएटिव लॉ वेर इन इफ़ यू हैव 3 स्टेटमेंट्स, किसी को भी ब्रैकेट बना दो, किसी भी 2 स्टेटमेंट्स का ब्रैकेट बना दो, उसको पहले सॉल्व कर लो एंड देन दी थर्ड वन। आई होप दिस इज क्लियर। सो 3 स्टेटमेंट्स, 3 लॉज दैट वी हैव सीन नाउ इज आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें सेम स्टेटमेंट रिपीट होता है, द आंसर इज सेम, आई एम इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स व्हाट, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है एंड और से कनेक्टेड है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। पी एंड क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू एंड पी, पी और क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू और पी। द थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स होते हैं और 2 सेम कनेक्टर्स होते हैं, पी एंड क्यू एंड आर, तो जोड़ी आप किसी का भी बना सकते हो, पी क्यू का या फिर क्यू आर का या फिर पी आर का, कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन नाउ। द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये नाम से ही समझ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, लेट्स सपोज आई हैव 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू आर, बट यहाँ पर 2 अलग अलग कनेक्टर्स होंगे, यहाँ पे अगर और है तो यहाँ पे एंड है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट डाल दिया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज दैट ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है आपका, वो अंदर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स व्हाट, ये P और ये R, ये दोनों Q को जाएंगे और यही दोनों R को भी जाएंगे, करेक्ट। P और ये दोनों Q को भी जाएंगे, P और R ये दोनों R को भी जाएंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन, इट विल बी P और Q, ये दोनों Q को जाएंगे, फिर ये एंड लिखेंगे हम लोग, अब ये दोनों R के पास भी जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है ये आपको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों स्टेटमेंट्स में, Q को भी R को भी, बट मेक श्योर कि दोनों सिंबल के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करो, P और Q एंड P और R। दिस इज सिंपल एज योर मैथमेटिक्स। जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाइड होता है वो भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, तो इसका आंसर क्या होता है, ये 3 जाता है x को प्लस ये 3 जाता है y को। दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली अब यहाँ पर मैंने और एंड, और को बाहर रखा, एंड को अंदर का, उल्टा भी हो सकता है, एंड बाहर और अंदर।
इवन इन दिस केस क्या करना है, P और एंड Q के पास भेजना है और P और एंड को R के पास भेजना है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नाम से ही समझ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड ये कब होगा, जब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है और 2 अलग अलग कनेक्टर्स है। कीप दैट इन माइंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। अब ये लॉ सबसे अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका रीज़न लिखने का सोचा है। आइडेंटिटी लॉ कब होगा, किसी भी स्टेटमेंट का और ट्रू फॉल्स का आपस में अगर कनेक्शन बनता है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स का अगर आपस में कनेक्शन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। सो व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ? द फर्स्ट वन दैट वी सी इज P का बनेगा फॉल्स के साथ, P का बन सकता है ट्रू के साथ। इन दोनों भी केसेस में मैंने और एज अ कनेक्टर यूज़ किया है। सिमिलरली P एज अ स्टेटमेंट फॉल्स के साथ, P एज अ स्टेटमेंट ट्रू के साथ। सो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, और एज ए कनेक्टर एंड एज ए कनेक्टर। सो आइडेंटिटी लॉ में अपने पास 4 फॉर्मूलाज है। अब इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका याद रखने का। मैं 3 स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स को इस तरीके से लिखता हूँ, ट्रू, P, फॉल्स, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ट्रू मीन्स सब कुछ, P मीन्स कुछ कुछ, फॉल्स मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग। ट्रू मीन्स एवरीथिंग, P मीन्स कुछ कुछ, समथिंग, एंड फॉल्स मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग। और करना क्या है, सिंपली आपको और आया तो बिग आंसर, एंड आया तो स्मॉल आंसर। अब ये बिग और स्मॉल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये सबसे बिग, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। आई रिपीट, और आया तो बिग आंसर लिखना है, एंड आया तो स्मॉल आंसर लिखना है। अब बिग मतलब T सबसे बिग होता है, फिर उससे छोटा P होता है, उससे छोटा F होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, ये चारों फॉर्मूलाज बहुत ईजी है याद रखना। एंड सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है, आइडेंटिटी लॉ में। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। सबसे पहले P और फॉल्स, और आया, जब और आता है तो बिग आंसर लिखना है। सो इन दोनों में बिग कौन, P और फॉल्स में बिग कौन, P। सो इसका आंसर आएगा P। सिमिलरली नेक्स्ट वाला P और ट्रू, फिर से और आया, और में मतलब बिग आंसर, तो इन दोनों में बिग कौन है, इन दोनों में बिग कौन है, ट्रू। सो ट्रू इज द आंसर। नेक्स्ट P एंड फॉल्स, P और फॉल्स आया लेकिन एंड आया, एंड मतलब स्मॉल आंसर, तो P और फॉल्स में स्मॉल कौन, F, F इज द आंसर। फोर्थ वन P एंड ट्रू, P और ट्रू आया एंड के साथ, एंड मतलब स्मॉल आंसर, सो P और ट्रू में स्मॉल कौन, P। सो दीज आर दी 4 लॉज दैट वी स्टडी इन आइडेंटिटी लॉ। और ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, बहुत सिंपल है। किसी भी स्टेटमेंट का अगर ट्रू और फॉल्स के साथ एंड और का स्टेटमेंट बना रहे हो, देन दैट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। किसी भी स्टेटमेंट का मतलब P हमने एज अ स्टेटमेंट यूज़ किया है यहाँ पर, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ P होगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे P की जगह पे कोई और स्टेटमेंट भी आ सकता है, इट कैन बी Q, इट कैन बी R, बट वो एक सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए। कीप दैट इन माइंड। सो स्टेटमेंट P इज कनेक्टेड विद ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दी और या फिर एंड एज अ कनेक्टर। सो टू रिमेंबर दिस, हम क्या करते हैं, ट्रू, P एंड फॉल्स,
इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखा. ट्रू मीन्स सबसे बड़ा, देन पी, एंड फॉल्स मीन्स सबसे छोटा. और आया तो बिग आंसर, एंड आया तो स्मॉल आंसर. रिमेंबर दिस, द लॉ इज वेरी इजी टू रिमेंबर. The sixth law that we study is complement law. We have heard this word before, complement. कब पढ़ा था? complement हमने पढ़ा था 11th standard sets chapter में. complement of a set, correct. Same complement is now used for statements. We have, let's suppose, a statement P. तो इसका complement क्या होगा? इसका complement होगा negation of P. So if I want to form a statement pattern using P and negation of P, तो कैसे बनेगा? या तो वो and के साथ बनेगा, या तो वो और के साथ बनेगा. करेक्ट. अगर एंड के साथ बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंड? एंड मतलब इंटरसेक्शन. सेट्स में जैसे इंटरसेक्शन होता था, उसी तरीके से यहाँ पर एंड मतलब इंटरसेक्शन. सो पी और नेगेशन ऑफ पी में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन है क्या? तो दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा मीन आंसर इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट, और पी और नेगेशन ऑफ पी. और मतलब यूनियन. सो सेट्स में जब हम लोग यूनियन करते थे, मतलब हम लोग सब कुछ लिख देते थे. सो पी और नेगेशन ऑफ पी मीन्स एवरीथिंग. सो द आंसर शुड बी ट्रू. अभी अभी हमने फिफ्थ वाला लॉ पढ़ा था, उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, एक ट्रिक यूज़ किया था कि एंड आया तो छोटा वाला, एंड आया तो छोटा वाला मतलब फॉल्स, और आया तो बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब ट्रू. अब सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट लॉ में. सो व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट लॉ? पी एंड नेगेशन ऑफ पी अगर आया तो देन राइट इट एज फॉल्स. P or negation of P आया then write it as true. Let's move to the seventh one. The seventh law is De Morgan's law. I guess नाम आप पहली बार सुन रहे हो, बट अगर इस लॉ को मैं लिखूँ then you would say कि ये तो हमने पहले भी किया है. तो पहले मैं लिख देता हूँ. क्या था वो? It was negation of P and negation P and Q. Negation of P and Q. क्या ये आपने पहले कभी देखा है? हाँ, जब हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ा था तब ये फॉर्मूला आया था. क्या था इसका फॉर्मूला? नेगेशन जाएगा पी के पास, फिर एंड के पास, फिर क्यू के पास. यस, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. सिमिलरली नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ा था हमने. इसका आंसर क्या था? नेगेशन ऑफ पी and negation of Q. Both this formula of negation that we have studied is actually known as De Morgan's law, and this is our seventh law in laws of logic. I hope this is clear. Chalo, now let's move to eighth law. Ab eighth law is absorption law. It is actually a logical equivalent that you all have to remember. So मैं वो लिख देता हूँ and make sure कि आप इसको याद रखो. It is P and P और Q. If you have something like this कि ये P और ये P ये रिपीट हो रहा है. एक हमने एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था पहले, उसमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स थे, बट यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है. यहाँ पे सेम स्टेटमेंट देखो P P. इन दिस केस द आंसर वुड बी P itself. जो रिपीट हो रहा है वही आंसर होगा. सिमिलरली इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, मैंने एंड और को चेंज कर दिया, इवन देन द आंसर वुड बी P. So this is the absorption law that you have to remember. We have discussed 8 laws in laws of logic. सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंस जो हमने पहले भी देखा था उसको भी याद रखना. All these laws and logical equivalence will help us in solving questions on statement pattern. I hope all these laws are clear. Do remember this, write it down and then go for solution of examples or questions, because जब तक ये laws नहीं आएगा तब तक आप question solve नहीं कर सकते. So learn this 8 laws. I mean ऐसा कर लो कि बस हमेशा के लिए याद रह जाए. Okay, चलो let's move to the question that comes into the exam on this laws of logic is something like this. Without using truth table, prove the following statement patterns.
व्हाट डज दिस मीन? मुझे ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है, इवन देन आई हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट पैटर्न्स। हमने इससे पहले स्टेटमेंट पैटर्न्स को लॉजिकल इक्विवेलेंस से ट्रुथ टेबल से प्रूव किया था। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ट्रुथ टेबल बनाया था 2 स्टेटमेंट्स एंड 3 स्टेटमेंट्स वाले, वहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्वल प्रूव किया था। बट यहाँ पर हम लोग 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्वल प्रूव करेंगे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करना मीन्स आई हैव टू यूज़ द लॉज विच वी हैव डन राइट नाउ। हमने 8 लॉज पढ़े, वो सारे लॉज यूज़ करके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, P and Q or negation of P should be equal to P and Q. This is the question which is given. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करना है मतलब LHS और RHS को इक्वल करना है। अगर ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना होता तो मैं इसका ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल दोनों सॉल्व करता और दोनों के कॉलम का अगर एंट्री सेम आता, देन आई वुड हैव सेड दैट बोथ ऑफ देम आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल बोला है, आई हैव टू सॉल्व यूजिंग लॉज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले LHS को पकड़ लेते हैं क्योंकि दिस इज बिगर वन, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सो माई LHS इज समथिंग लाइक दिस। अब अपने 8 लॉज याद करो और मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। इफ आई कैन सी 3 स्टेटमेंट्स ओवर हियर विथ 2 डिफरेंट कनेक्टर्स। 3 स्टेटमेंट है, 2 अलग अलग कनेक्टर्स है। सो कैन आई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर हियर? हाँ, वैसे अगर आप नेगेशन ऑफ P को तीसरा स्टेटमेंट नहीं मान रहे हो देन इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अ थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि ये P सेम नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंड और 2 अलग अलग कनेक्टर्स है, सो आई विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये दोनों Q के पास भी जाएगा, ये दोनों नेगेशन ऑफ P के पास भी जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, P एंड Q, और ये दोनों नेगेशन ऑफ P के पास भी जाएगा, P एंड negation of P. So which law I have applied over here? Distributive law. So मैं यहाँ पे उसका reason लिख दूंगा, it is distributive law. I hope this is clear. Now next one. second step क्या आएगा इसका second step, नेक्स्ट इमेजिन करो ये वाला ब्रैकेट, देखो ये वाला ब्रैकेट, कैन आई से P और नेगेशन ऑफ P भी है, नेगेशन ऑफ P भी है। याद करो कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड यूज़ हो रहा है, एंड मतलब छोटा आंसर मतलब क्या आंसर लिखेंगे हम लोग, इस पूरे का आंसर हो जाएगा F, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर हो जाएगा F, रेस्ट ऑफ देम रिमेन्स सेम। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने, इट वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए बताओ मुझे। थोड़ी देर के लिए अगर इस ब्रैकेट को मैं सिंगल एंटिटी मान लूँ, सिंगल एंटिटी मतलब एक स्टेटमेंट। सो इफ दिस इज P और F स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ कनेक्शन है, मतलब आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखवाया था when you have a connection with statement and true false, तब आइडेंटिटी लॉ यूज़ होता है। अब आइडेंटिटी लॉ का ट्रिक क्या था, ट्रू सबसे बड़ा, फिर P होता है, फिर सबसे छोटा फॉल्स होता है, और आया तो बड़ा वाला आंसर। फॉल्स में और इसमें बड़ा कौन, बट ऑब्वियस फॉल्स तो बड़ा होगा नहीं, सो दिस इज द बिगर वन। सो ये मेरा आंसर हो गया। सो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, इट इज़ आइडेंटिटी लॉ। इट्स सिंपल। सो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्या ये आंसर इज सेम एज योर RHS? यस। सो ये इज इक्वल्स टू RHS हो गया, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल्स टू RHS। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको लॉज यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप एंड गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। The second example that we take over here is a bit difficult one. थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। Let's start with the question. क्वेश्चन ऐसा कुछ है,
P and Q or negation of P and Q or negation of Q and R, and this should be equals to Q or R. This is the statement pattern which is given, और मुझे ये प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, मतलब आई हैव टू यूज ऑल दीज लॉज दैट आई हैव स्टडीड. शुरू करते हैं. सबसे पहले LHS से शुरू करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा है. इसको सिंप्लीफाई करके हम ये छोटे वाले आंसर पे आ सकते हैं, राइट. सो LHS पार्ट इज गिवन एज P and Q और negation of P and Q और negation of Q and R. चलो now let's see यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है, विच कैन बी अप्लाइड ओवर हियर. सोचो 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 ज़रा कौन सा अप्लाई हो सकता है. व्हाट आई कैन सी इज नेगेशन ऑफ Q दोनों सेम दिख रहा है. मतलब नेगेशन ऑफ Q P को भी मल्टीप्लाई हुआ है, नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ P को भी मल्टीप्लाई हुआ है. ऐसा कब होता है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है. जब कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के अंदर वाले स्टेटमेंट्स में. तो ब्रैकेट के बाहर ये है, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई हुआ रहेगा? लेट्स चेक इट आउट. नेगेशन ऑफ Q व्हेन मल्टीप्लाइड विद P, ऐसा कुछ आया. एंड Q मल्टीप्लाइड विद P एंड Q, और नेगेशन ऑफ P के साथ एंड Q, ये रहा. मतलब मैंने यहाँ पे कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है. इट इज़ सेम फॉर्मूला तो वही है ना. सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिर्फ मैंने कॉमन ले लिया. अब बाकी का जो है वो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा. तो पहला जो दो ब्रैकेट्स था मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेप? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ. चलो, और कोई नेक्स्ट लॉ दिख रहा है आपको? देखो, पहला ही ब्रैकेट दिख गया. P भी दिख रहा है, नेगेशन ऑफ P भी है. P है, नेगेशन ऑफ P भी है, मतलब ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया. अगर ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, साथ में और है, और मतलब बड़ा आंसर, तो दोनों का बड़ा आंसर इज ट्रू. कैन आई से दिस इज माई आंसर फॉर दिस ब्रैकेट. बाकी मैं एज इट इज लिख दूंगा. तो यहाँ पर हमने कौन सा वाला लॉ अप्लाई किया? इट वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज, देखो फिर से पहला ब्रैकेट दिखा. पहला ब्रैकेट इज T एंड Q. T एंड Q किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू के साथ कनेक्शन, मतलब इट इज़ एन आइडेंटिटी लॉ. अब यहाँ पे एंड दिख रहा है, एंड मतलब छोटा आंसर. तो इन दोनों में छोटा कौन? Q, बट ऑब्वियस क्योंकि ट्रू तो सबसे बड़ा होता है. सो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ? इट इज़ आइडेंटिटी लॉ. And I write the reason over here. It is identity law. Next step. अब देखो कौन सा लॉ अप्लाई होगा. 3 स्टेटमेंट्स है, 2 अलग अलग कनेक्टर्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये Q और ये और दोनों को बटेगा. सो इट इज़ Q और नेगेशन ऑफ Q, पहले वाले को मिला, एंड Q और R. So what is the reason behind this step? It is डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इजी. चलो, अब नेक्स्ट कौन सा लॉ दिख रहा है? देखो ब्रैकेट दिख गया. Q और नेगेशन ऑफ Q एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ. और भी दिख रहा है, और मतलब बड़ा आंसर. सो आई राइट इट एज ट्रू. करेक्ट. सो व्हाट इज द स्टेप ओवर हियर? We have used complement law. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. अगर इस ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट मान ले, Q और R को, तो कहना है इसे स्टेटमेंट और ट्रू के साथ जो कनेक्शन बनता है वो आइडेंटिटी लॉ होता है. उसमें भी ये एंड मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर लिखना है. तो ट्रू छोटा होता है कि स्टेटमेंट? बट ऑब्वियस स्टेटमेंट. सो दिस इज माई आंसर, Q और R. यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया? इट वॉज आइडेंटिटी लॉ. इस क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करना था मैंने कर दिया.
सो आई एम लेफ्ट आउट विथ क्यू और तो कुछ होगा नहीं. क्या मेरा RHS भी वही है? येस. सो फाइनली आई एम with the answer, and that is RHS, Q or R. I hope this is clear. Now let's continue with the third example. थर्ड एग्जाम्पल जो लेने वाला हूँ यहाँ पर वो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है. सो क्या क्वेश्चन है? लेट्स सी. इट इज़ P double implies Q and this has to be equals to P and Q or negation of P and negation of Q. This is what I have to prove. LHS और RHS ये प्रूव करना है. Let's start solving this. अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि LHS से स्टार्ट करना है कि RHS, क्योंकि अब तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, बड़े वाले स्टेटमेंट पैटर्न से स्टार्ट करते हैं और छोटे वाले पे ख़त्म करते हैं. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, प्रॉब्लम स्टार्ट करने में नहीं है बट एंड करने में आएगा. P डबल इम्प्लाइज Q का हमने फ़िलहाल तो कोई लॉस तो पढ़ा नहीं था. हाँ, हमने जो पढ़ा था P डबल इम्प्लाइज Q वो पढ़ा था लॉजिकल इक्विवेलेंस में, कि P डबल इम्प्लाइज Q का कोई तो मीनिंग होता है, कोई तो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है. सो यहाँ पे आई विल स्टार्ट विथ P डबल इम्प्लाइज Q बिकॉज हमने वो लॉजिकल इक्विवेलेंट में पढ़ा है. व्हाट इज़ P डबल इम्प्लाइज Q? इट इज़ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. इसका मीनिंग तो हमने पहले भी पढ़ा है. सो आई हैव रिटन दिस. इसके बाद क्या? इसके बाद तो मैंने ये भी पढ़ा है ना, P इम्प्लाइज Q को अगर इम्प्लाइज हटा के एंड या और में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस. P इम्प्लाइज Q इज़ व्हाट? इट इज़ ऑलवेज नेगेशन ऑफ P और Q. करेक्ट है. सिमिलरली Q इम्प्लाइज P क्या होगा? देखो यहाँ पे कैसे पहले वाले को नेगेशन किया, दूसरे वाले को एज इट इज़ बीच में और लिखा. तो पहले वाले को नेगेशन करेंगे, बीच में और लिखेंगे, दूसरा वाला एज इट इज़. सो अगेन दिस फॉर्मूला इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन लॉजिकल इक्विवेलेंस. P इम्प्लाइज Q का मीनिंग यही होता है. सो वी नेम दिस एज कंडीशनल लॉ. हमने जो कंडीशन इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसको हम लोग नाम दे देंगे कंडीशनल लॉ. सो यू हैव टू मेंशन दिस कि आप कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत लोग आके अटक जाते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, बिकॉज नेगेशन ऑफ P और Q दिख रहा है एंड नेगेशन ऑफ Q और P दिख रहा है, कोई लॉ अप्लाई होने लायक दिख ही नहीं रहा. अब क्या करें? अगर कोई लॉ नहीं अप्लाई हो सकता यहाँ पर, सो व्हाट यू कैन डू इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लो. क्योंकि कनेक्टर्स देखो, और एंड और सारे कनेक्टर्स अलग है. सो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूँगा. कैसे अप्लाई करूँगा? मैथ्स में जब दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट. क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट. सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. देखो कैसे? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट क्या है? एंड नेगेशन ऑफ Q और P. ये पूरा मैंने फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट कर दिया. सिमिलरली और सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट विच इज़ Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P. नेगेशन ऑफ P इस पूरे को मल्टीप्लाई हो गया और Q इस पूरे को मल्टीप्लाई हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? मैंने क्या कौन सा लॉ अप्लाई किया? इट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्लियर? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप नाउ. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर भी 3 स्टेटमेंट्स है और 2 अलग अलग कनेक्टर्स है. ऐसा कुछ होता है तो क्या कौन सा लॉ अप्लाई होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है. मतलब मुझे अंदर फिर से एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है. कैसे? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड P. ये पूरे को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया. नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड P. ये वाला और यहाँ पे लिख दिया.
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। q एंड नेगेशन ऑफ q और q एंड p। सो सम थोड़ा और बड़ा हो गया, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन। सो हम रीज़न लिख देते हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से चलो ब्रैकेट पे आता है, थोड़ी सी ब्रैकेट हो गया। पहला ब्रैकेट देखो इतना बड़ा, यहाँ पर कोई लॉ दिख रहा है आपको? यस, p है, नेगेशन ऑफ p है, मतलब एक दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। साथ में एंड भी है, साथ में एंड है, मतलब मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा क्योंकि एंड मतलब छोटा आंसर। सो यहाँ पर मेरा आंसर होगा नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q और फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो q है, नेगेशन ऑफ q एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एंड मतलब मैं फॉल्स लिखूँगा, फॉल्स। सो यहाँ पर मैंने दोनों जगह पे फॉल्स और फॉल्स लिख दिया, मतलब ये कौन सा लॉ अप्लाई हो गया? इट वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो उसका रीज़न लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आता है। अब देखो ये पूरे ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट मान लेते हैं। फॉल्स और स्टेटमेंट का कनेक्शन मतलब आइडेंटिटी लॉ, और है मतलब बड़ा वाला आंसर। तो स्टेटमेंट और फॉल्स में बड़ा कौन होता है? ऑब्वियसली स्टेटमेंट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, ये और लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे देखो फॉल्स और स्टेटमेंट, और है मतलब बड़ा आंसर। तो फॉल्स और स्टेटमेंट में बड़ा कौन होता है? स्टेटमेंट। तो ये हो गया q एंड p। सो आई हैव अप्लाइड आइडेंटिटी लॉ ओवर हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब और कुछ सिंप्लीफाई होने लायक तो दिख नहीं रहा। चेक करते कि मेरा आंसर जो चाहिए था वो क्या था। इट वॉज दिस वन। क्या ये सेम है? ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये आगे है, ये पीछे है, जबकि मुझे उल्टा चाहिए। तो क्या हम लोग इसको उल्टा कर सकते हैं? स्टेटमेंट को ऐसे उल्टा कब करते हैं? बीच में और है, उल्टा पॉसिबल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कम्यूटेटिव लॉ। सो आई राइट दिस एज q एंड p को पहले और इस वाले ब्रैकेट को बाद में। एंड द रीज़न फॉर दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। अब चेक करते क्या आंसर राइट है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये p एंड q है और ये q एंड p है, तो इसको भी हम लोग स्वैप कर सकते हैं। एंड स्वैप करने का लॉ तो वही है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। सो इसका भी रीज़न मैं वही लिखूंगा, एंड दैट इज commutative law. Now it is exactly similar to your RHS. So this is my final answer. I hope this step is clear. थोड़ा बड़ा सम था, but it is your exercise question. Do solve this. So इस लॉजिक के लॉज में हमने 3 एग्जाम्पल्स दिखे। सबसे पहला वाला बहुत सिंपल था, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, और ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट। बट मेक श्योर कि बाकी जो सम्स आप सॉल्व करोगे वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। I have tried solving the most difficult ones. So here we are towards the end of this video. I have some homework questions for you all to solve. All these questions are from exercise 1.4 question number 3. सारे questions laws of logic पे ही based है। आज हमने 8 laws of logic पढ़े, उसके साथ साथ conditional law जो पहले पढ़ा था। Based on that you all can solve this questions. पहले laws को पढ़ लो and then try to solve these questions.